अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम नोट्स और समरी कक्षा 7 विषय विज्ञान किताब जिज्ञासा। परिचय। सजीवों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए अनेक आवश्यक क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इन क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। पोषण, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन प्रमुख जैव प्रक्रम हैं। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से दो जैव प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे। पहला जंतुओं में पोषण, दूसरा जंतुओं में श्वसन। जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां और शकरगोरा पक्षी फूलों का मकरंद चूसते हैं। मानव शिशु और अन्य जंतुओं के शावक अपनी मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। कुछ जलीय जंतु पानी में उपस्थित भोजन के छोटे छोटे कणों को छानकर खाते हैं। सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे चलने, दौड़ने, बढ़ने, शरीर की मरम्मत करने और अन्य जैव प्रक्रमों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जटिल घटक होते हैं। शरीर इन जटिल घटकों का सीधे उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जटिल भोजन घटकों को सरल और शरीर द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ आ जाएं जो शायद आपको किताब में पढ़ने से समझ नहीं आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 9.1 जंतुओं में पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग ऊर्जा, वृद्धि, विकास तथा शरीर की मरम्मत के लिए करता है। जंतुओं में भोजन का पाचन आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है। आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है, गुदा पर समाप्त होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों से पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पाचक रस भोजन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचे हुए पोषक तत्व आहार नाल की दीवारों से अवशोषित होकर रक्त में पहुंच जाते हैं। मानव आहार नाल के मुख्य भाग मुख, फिर ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। पाचन में सहायता करने वाले दो प्रमुख संबंध अंग हैं, यकृत और अग्न्याशय। 9.1.1 मानव में पाचन। मानव में भोजन की यात्रा मुख से प्रारंभ होती है और आहार नाल के विभिन्न भागों से गुजरते हुए गुदा पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये है मुख। मुख गुहा से भोजन यात्रा का आरंभ। भोजन जैसे ही मुख में प्रवेश करता है उसका पाचन शुरू हो जाता है। मुख्य में मुख्य रूप से दांत, जीभ और लार भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। दांतों का कार्य। हमारे दांत भोजन को काटते हैं, कुचलते हैं, चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। भोजन को दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया यांत्रिक पाचन कहलाती है। भोजन के छोटे टुकड़े बन जाने से पाचक रस उस पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाते हैं। जीभ का कार्य। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है, भोजन को चबाने में सहायता करती है, भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है, चबाए हुए भोजन को निगलने के लिए पीछे की ओर धकेलती है। लार का कार्य। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलती है। भोजन को देखने, सूंघने या उसके विषय में सोचने पर भी मुख में लार का स्राव बढ़ सकता है। लार के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, भोजन को गीला और नरम बनाना। दूसरा, मंड का पाचन प्रारंभ करना। रोटी, चावल और आलू जैसे खाद्य पदार्थों में मंड पाया जाता है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लार में उपस्थित पाचक रस मंड को सरल शर्करा में बदलने में सहायता करता है। इसी कारण रोटी या चावल को 30 से 60 सेकंड तक चबाने पर उसका स्वाद हल्का मीठा लगने लगता है। मंड पर लार की क्रिया। यदि बिना चबाए उबले चावल में आयोडीन विलयन डाला जाए तो वह नीला काला हो जाता है। यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। चबाए हुए चावल में आयोडीन डालने पर नीला काला रंग नहीं बनता या बहुत हल्का नीला काला रंग बनता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार मंड के एक बड़े भाग को सरल शर्करा में बदल देती है। मुख की स्वच्छता। मुख और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। जीभ साफ करनी चाहिए। प्रत्येक भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए। मीठे खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं खाने चाहिए। नियमित रूप से दांतों की जांच करानी चाहिए। मुख की स्वच्छता दंत क्षय और मुख की दुर्गंध से बचाती है। अगला, भोजन नली, ग्रास नली, मुख से अमाशय तक का पथ। चबाया हुआ भोजन लार के कारण गीला, मुलायम और निगलने योग्य बन जाता है। जीभ इसे पीछे की ओर धकेलती है और यह एक लंबी एवं लचीली नलिका में प्रवेश करता है, जिसे ग्रास नली या भोजन नली कहते हैं। ग्रास नली मुख को अमाशय से जोड़ती है। ग्रास नली की दीवारें बारी बारी से सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं। इस लहरदार गति से भोजन नीचे की ओर अमाशय में पहुंचता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप चित्र 9.2 में देख सकते हो, ग्रास नली में भोजन की गति ये हो रहा है संकुचन स्थल, ये है शिथिलन स्थल, ये है अमाशय यहाँ पे, और ऐसे जाता है भोजन नीचे की तरफ। आहार नाल की दीवारों के क्रमिक संकुचन और शिथिलन से भोजन को आगे धकेलने वाली गति को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। यह गति केवल ग्रास नली में ही नहीं बल्कि आहार नाल के अन्य भागों में भी होती है। अगला, अमाशय। अमाशय एक थैलीनुमा पेशीय अंग है। इसकी दीवारें सिकुड़ती और शिथिल होती हैं, जिससे भोजन का मंथन होता है। अमाशय में भोजन वहां स्रावित होने वाले पदार्थों के साथ मिल जाता है। अमाशय से मुख्य रूप से 3 पदार्थ निकलते हैं। पहला अम्ल, दूसरा पाचक रस, तीसरा श्लेष्मा। तो दोस्तों, हमें चित्र 9.3 में अमाशय का चित्र दिया गया है। यहाँ पे होता है पाचक रस, अम्ल और श्लेष्मा, और ये है अमाशय की भित्ति। पाचक रस का कार्य। अमाशय का पाचक रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में तोड़ता है। इसको आप ध्यान रखना। अम्ल का कार्य। अमाशय में स्रावित अम्ल प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, भोजन के साथ आए अनेक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। श्लेष्मा का कार्य। श्लेष्मा अमाशय की भीतरी दीवार को अम्ल से बचाता है। यदि श्लेष्मा ना हो तो अमाशय का अम्ल उसकी दीवार को नुकसान पहुंचा सकता है। अमाशय में भोजन आंशिक रूप से पचता है, मथकर अर्धतरल रूप में बदल जाता है। इसके बाद क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत। तो दोस्तों, क्षुद्रांत को हम छोटी आंत और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अमाशय से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। तो दोस्तों, ये है क्षुद्रांत। इसे छोटी आंत कहा जाता है, परंतु क्षुद्रांत्र लगभग 6 मीटर लंबी होती है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मुख, भोजन नली, ग्रास नली कहते हैं जिसे, ये है अमाशय, ये है यकृत, ये है अग्नाशय और ये है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र में भोजन का अधिकांश पाचन पूरा होता है। पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्षुद्रांत्र को पाचक स्राव 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला यकृत से, ये है यकृत, दूसरा अग्नाशय से, ये है अग्न्याशय, और तीसरा क्षुद्रांत की अपनी भित्तियों से। तो दोस्तों, इसे हम कहते हैं बृहदांत्र और इसे मलाशय गुदा। आगे यकृत और पित्तरस। यकृत शरीर की एक बड़ी ग्रंथि है, इससे पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस थोड़ा क्षारीय होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं अमाशय से आए अम्लीय भोजन को उदासीन करना, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, वसा के पाचन को सरल बनाना। पित्त रस वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, परंतु स्वयं वसा को पूरी तरह नहीं पचाता। अग्न्याशय और अग्न्याशयी रस। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्न्याशयी रस भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करता है, कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थों में तोड़ता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। क्षुद्रांत्र का पाचक रस। क्षुद्रांत की दीवारों से भी पाचक रस निकलता है। यह आंशिक रूप से पचे कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, प्रोटीन को सरल पदार्थों में, वसा को सरल पदार्थों में बदलता है। आइए अब आगे चलते हैं। पोषकों का अवशोषण।
पचे हुए पोषक तत्वों का क्षुद्रांत्र की दीवारों से रक्त में प्रवेश करना अवशोषण कहलाता है। क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवार बहुत पतली होती है, उस पर अंगुली जैसे हजारों छोटे उभार पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे होते हैं वो अंगुली जैसे उभार। इन उभारों को सामान्यतः आंत्राकुर या विल्ली कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं? आंत्रांकुर या विल्ली। आंत्रांकुर क्षुद्रांत का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिक प्रभावी बनाते हैं, पचे हुए पोषकों को रक्त में पहुंचाते हैं। रक्त इन पोषकों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, वहां इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि करने, शरीर की मरम्मत करने, शरीर को स्वस्थ रखने में होता है। बृहदांत्र, बड़ी आंत। क्षुद्रांत्र में अधिकांश पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण होने के बाद बचा हुआ अपचा भोजन बृहदांत्र में पहुंचता है। बृहदांत्र लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह क्षुद्रांत्र से लंबाई में छोटी होती है, लेकिन चौड़ाई में अधिक होती है। इसी कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। बृहदांत्र के कार्य। बृहदांत्र अपचे भोजन में से अधिकांश जल का अवशोषण करती है, कुछ लवणों का अवशोषण करती है, शेष अपशिष्ट को अर्ध ठोस बनाती है। इस अर्ध ठोस अपशिष्ट को मल कहते हैं। मल बृहदांत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है, इस भाग को मलाशय कहते हैं। अंत में मल को गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से अपचा और अनुपयोगी भोजन बाहर निकलने की प्रक्रिया बहिश्रेपण कहलाती है। रेशेदार भोजन का महत्व। फल, सब्जियां और साबुत अनाज में रेशे या फाइबर पाए जाते हैं। रेशेदार भोजन बड़ी आंत को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है, मल को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, मल त्याग को सरल बनाता है, कब्ज से बचाने में सहायक होता है। बृहदांत्र में अनेक उपयोगी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। ये अपचे भोजन और रेशों को विघटित करते हैं, कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ बनाते हैं, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। दही, छाछ और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। भोजन की पूरी यात्रा। भोजन जाता है मुख में, फिर ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। आगे चलते हैं 9.1.2। क्या सभी जंतुओं में भोजन का पाचन मनुष्य की भांति ही होता है? नहीं, सभी जंतुओं में पाचन मनुष्यों की तरह नहीं होता। जंतुओं के भोजन, शरीर की बनावट और जीवन शैली के अनुसार उनके पाचन तंत्र में विभिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं रोमंथी जंतुओं में पाचन। गाय, भैंस, बकरी और अन्य घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी जल्दी आंशिक रूप से चबाकर निगल लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ गाय दिख रही है, रोमंथी का पाचन तंत्र भी दिया गया है यहाँ पे। भोजन उनके आमाशय के प्रथम भाग में पहुंचता है, जहां उसका आंशिक पाचन होता है। तो दोस्तों यह है प्रथम आमाशय। बाद में यह भोजन छोटे छोटे भागों में वापस मुख में लाया जाता है और फिर से अच्छी तरह चबाया जाता है। आंशिक रूप से पचे भोजन को वापस मुख में लाकर दोबारा चबाने की प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है। तो दोस्तों होता क्या है, जब गाय चारा खाती है तो वो सीधा जाता है प्रथम अमाशय में, फिर वो बैठ जाती है आराम से, जुगाली करती है जिसे हम कहते हैं, वो चबाती रहती है। तो छोटे छोटे टुकड़े भोजन के उसके मुंह में आते हैं, वो उसे चबाती है और फिर वो वापसी अंदर जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं रोमंथन। रोमंथन करने वाले जंतुओं को रोमंथी जंतु कहते हैं। उदाहरण गाय, भैंस, बकरी। गाय प्रतिदिन लगभग 8 घंटे भोजन चबाने में लगा सकती है। आइए अब देखते हैं पक्षियों में पाचन। पक्षियों के दांत नहीं होते, इसलिए वे भोजन को मनुष्यों की तरह दांतों से नहीं चबा सकते। पक्षियों के आमाशय में एक मांसपेशीय प्रकोष्ठ होता है जिसे पेशणी या गिजार्ड कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम पेशणी या गिजार्ड। पक्षी प्रायः भोजन के साथ छोटे कंकड़ और बजरी भी निगल लेते हैं। पेशणी संकुचित और शिथिल होती है, भोजन को पीसती है, निगले गए कंकड़ों की सहायता से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। वो एक कंकड़ों। इस प्रकार विभिन्न जंतुओं का पाचन तंत्र उनके भोजन के अनुसार अनुकूलित होता है। आइए आगे चलते हैं 9.2 जंतुओं में श्वसन।
पचे हुए भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ पोषक शरीर की वृद्धि और मरम्मत में काम आते हैं। शर्करा जैसे पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पोषक तत्वों से उपयोगी ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए सामान्यतः भोजन से प्राप्त ग्लूकोज, वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन का शब्द समीकरण ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, शरीर के अन्य कार्य करते हैं। आगे 9.2.1 मनुष्यों में श्वसन। मनुष्य निरंतर श्वास लेते और छोड़ते रहते हैं। वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। श्वास लेने की प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं? वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वास लेना कहलाती है। मनुष्य कुछ समय तक भोजन या पानी के बिना रह सकता है, लेकिन श्वास लिए बिना केवल कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है। श्वास लेने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग, जो कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, नासाद्वार, ये है नासाद्वार, नासापथ, श्वास नली, ये है श्वास नली, फेफड़े, ये है बायां फेफड़ा, ये है दायां फेफड़ा, कूपिकाएं, ये है कूपिकाएं, पसली पिंजर, ये है पसली पिंजर, डायफ्राम, सबसे नीचे होता है डायफ्राम। नासाद्वार, श्वसन तंत्र का आरंभ नासाद्वार से होता है। वायु नासाद्वार से शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है यहाँ से। नासापथ, नासाद्वार से वायु नासापथ में प्रवेश करती है। नासापथ में सूक्ष्म रोम होते हैं, श्लेष्मा पाया जाता है। रोम और श्लेष्मा मिलकर धूल, गंदगी, कुछ हानिकारक कणों को रोकते हैं। इसलिए मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेना अधिक सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, नाक में हमारे बाल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और वहाँ पे क्या पाया जाता है? सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा। तो वो मिलके क्या करते हैं? वो धूल, गंदगी और हानिकारक कणों को रोकते हैं, जिससे मैल भी जमा हो जाता है नाक में। मुंह में तो कुछ ऐसा होता नहीं, अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो। अगर आप नाक से सांस लेते हो तो ये चीज़ें जैसे कि धूल, गंदगी, हानिकारक कण, इन्हें रोका जा सकता है। इसलिए मुंह की अपेक्षा नाक से श्वास लेना अधिक सुरक्षित होता है। श्वास नली, नासापथ से वायु श्वास नली में जाती है। श्वास नली आगे दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा दाएं फेफड़े और दूसरी बाएं फेफड़े में जाती है। तो ये आप देखोगे, श्वास नली एक जाती है दाएं फेफड़े में और दूसरी जाती है बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में ये शाखाएं और अधिक छोटी तथा महीन शाखाओं में बट जाती हैं। ये आप देखोगे और छोटी और महीन शाखाओं में बट गई। आगे बात करते हैं कूपिकाएं। फेफड़ों की महीन शाखाओं के सिरों पर छोटे गुब्बारों जैसे कोश होते हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। फेफड़े पसली पिंजर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित एक गुंबदाकार पेशी है, ये वाली। यह अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब देख लेते हैं अंतः श्वसन की प्रक्रिया। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है, फेफड़ों के लिए अधिक स्थान बनता है, बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे अंतः श्वसन, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, वायु अंदर खींची जाती है। वक्ष गुहा का विस्तार होने से वायु फेफड़ों में खींचती है। अब आगे बात करते हैं उच्च श्वसन की प्रक्रिया। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आता है, वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है, फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। वक्ष गुहा का आकार कम होने से वायु फेफड़ों से बाहर धकेली जाती है।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, उच्छ्वसन, पसलियां अपनी मूल स्थिति में आ जाती हैं, डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, वायु बाहर धकेली जाती है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं श्वास लेने का मॉडल। श्वास लेने के मॉडल में बोतल वक्ष गुहा को दर्शाती है, ये है बोतल। दो गुब्बारे फेफड़ों को दर्शाते हैं, ये हैं फेफड़े, दो गुब्बारे। वाई आकार की नली श्वास नली और उसकी शाखाओं को दर्शाती है, ये है वाई आकार की नली। नीचे लगी रबर शीट डायफ्राम को दर्शाती है, ये जो नीचे लगी शीट है ये है डायफ्राम। रबर शीट को नीचे खींचने पर गुब्बारे फूलते हैं, यह अंतः श्वसन को दर्शाता है। जब आप इसको नीचे की ओर खींचते हो तो गुब्बारे फूलते हैं, यह अंतः श्वसन दर्शाता है। रबर शीट को ऊपर छोड़ने पर गुब्बारे पिचकते हैं, यह उच्च श्वसन को दर्शाता है। तो ये आप देखोगे जब इसे ऊपर छोड़ दिया तो गुब्बारे सिकुड़ गए, तो इसे हम कहते हैं उच्छ्वसन। हम श्वास के द्वारा क्या छोड़ते हैं? हमारे द्वारा छोड़ी गई वायु में अंतः श्वसित वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसे चूने के पानी के प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है। जब उच्छ्वसित वायु को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जो कि हमें चित्र 9.11 में भी दिखाया गया है। पिचकारी से चूने के पानी में वायु प्रवाहित की गई, यहाँ पे वायु को चूने के पानी में उच्छ्वसित किया गया। यहाँ पे चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर दूधिया हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उच्छ्वसित वायु में अंतः श्वसित वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आइए अब बात करते हैं अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु। अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन, लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। उच्छ्वसित वायु में लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन, लगभग 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें चित्र की मदद से भी दिखाया गया है। श्वास के साथ अंदर ली गई और छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। इससे पता चलता है कि शरीर अंतः श्वसित वायु की सारी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। उच्छ्वसित वायु में भी कुछ ऑक्सीजन बची रहती है। उच्छ्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आइए अब आगे चलते हैं, गैसों का विनिमय कैसे होता है। गैसों का विनिमय फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। कूपिकाओं की विशेषताएं, इनकी दीवार बहुत पतली होती है, इनके चारों ओर महीन रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, इनमें बड़ी संख्या में गैसों का विनिमय होता है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है, कूपिकाओं से होकर गैस विनिमय, इन्हें हम कहते हैं कूपिकाएं। ये क्या है? रक्त ऑक्सीजन का वहन। ये है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन। यहाँ पे है रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, और ये जो नीले में है कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में निर्मुक्त करना। ये आप देखोगे ये कूपिका है, ये रुधिर वाहिका है। यहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर आती है और ऑक्सीजन खून के अंदर जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन कूपिकाओं में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन कूपिकाओं की पतली दीवार पार करती है, ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, रक्त ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, शरीर की कोशिकाओं में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाता है, इसे कूपिकाओं में छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसन के समय बाहर निकल जाती है। कूपिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। आइए पढ़ लेते हैं श्वास लेना और श्वसन में अंतर। श्वास लेना यह एक शारीरिक प्रक्रिया है, श्वसन यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वास लेना, इसमें वायु शरीर के अंदर और बाहर जाती है। श्वसन, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से विघटित होता है। श्वास लेना, इसमें अंतः श्वसन और उच्छ्वसन सम्मिलित हैं। श्वसन, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। श्वास लेना, इसका प्रमुख संबंध फेफड़ों से है। श्वसन, यह शरीर की कोशिकाओं में होता है। श्वास लेना, इससे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। श्वसन, इससे शरीर को उपयोगी ऊर्जा मिलती है। श्वास लेना और श्वसन अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों जीवन के लिए अनिवार्य हैं। आइए अब आगे चलते हैं, परिसंचरण तंत्र की भूमिका। शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्त वाहिकाएं सम्मिलित होती हैं। हृदय रक्त को पंप करता है। रक्त
पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है। 9.2.2 क्या अन्य जंतु भी मानवों की भांति श्वास लेते हैं? सभी जंतु श्वास लेते हैं, लेकिन सभी जंतुओं के श्वास लेने के अंग और तरीके समान नहीं होते। जंतुओं का श्वसन तंत्र उनके शरीर की बनावट, आवास, जीवन की अवस्था के अनुसार अनुकूलित होता है। फेफड़ों से श्वास लेने वाले जंतु। निम्न जंतु फेफड़ों से श्वास लेते हैं: पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली, सांप। इन सभी में फेफड़े पाए जाते हैं, लेकिन उनके फेफड़ों की संरचना एक समान नहीं होती। आइए अब आगे देखते हैं मछली में श्वसन। मछली जल में रहती है। इसमें श्वास लेने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोम या गलफड़े कहते हैं। क्लोमों में अनेक रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो दोस्तों, मछली में इन्हें हम कहते हैं क्लोम या गलफड़े। मछली पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, क्लोमों द्वारा ऑक्सीजन रक्त में पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ती है। मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन को क्लोमों की सहायता से ग्रहण करती है। मेंढक में श्वसन। मेंढक एक उभयचर जंतु है। यह जल और थल दोनों पर रह सकता है। मेंढक अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग अंगों से श्वास लेता है। टेडपोल जल में क्लोमों से श्वास लेता है। वयस्क मेंढक थल पर फेफड़ों से श्वास लेता है। वयस्क मेंढक जल में अपनी त्वचा से गैसों का विनिमय करता है। यह अनुकूलन उसे जल और थल दोनों में जीवित रहने में सहायता करता है। केंचुओं में श्वसन। केंचुए के फेफड़े या क्लोम नहीं होते। केंचुआ अपनी नम त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। केंचुए की त्वचा का नम रहना आवश्यक है, क्योंकि गैसें नम त्वचा से ही आसानी से गुजर सकती हैं। अब कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय: भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, भूख से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाना चाहिए, पर्याप्त जल पीना चाहिए, रेशेदार भोजन ग्रहण करना चाहिए, दही और छाछ जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में लेना चाहिए, मुख और दांतों की सफाई रखनी चाहिए। श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय: नाक से श्वास लेना चाहिए, धूल और प्रदूषित वायु से बचना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के धुएं से भी बचना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, नियमित शारीरिक गतिविधि और उचित श्वसन अभ्यास किए जा सकते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ाता है। अब कुछ पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैव प्रक्रम: सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक शारीरिक क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। पाचन: जटिल भोजन घटकों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यांत्रिक पाचन: दांतों द्वारा भोजन को काटने, कुचलने और छोटे टुकड़ों में बदलने की प्रक्रिया यांत्रिक पाचन कहलाती है। अवशोषण: पचे हुए पोषक तत्वों का आहार नाल की दीवारों से रक्त में प्रवेश करना अवशोषण कहलाता है। बहिश्रेपण: अपचे और अनुपयोगी भोजन को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिश्रेपण कहलाती है। रोमंथन: आंशिक रूप से पचे भोजन को वापस मुख में लाकर फिर से चबाने की प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है। श्वास लेना: वायु को शरीर के अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वास लेना कहलाती है। श्वसन: पोषक तत्वों के विघटन से उपयोगी ऊर्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अंतः श्वसन: वायु को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतः श्वसन कहलाती है। उच्च श्वसन: वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। संक्षेप में, पोषण, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन सजीवों के आवश्यक जैव प्रक्रम है। जटिल भोजन को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मानव पाचन तंत्र में मुख, ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा सम्मिलित होते हैं। यकृत और अग्न्याशय पाचन में सहायता करने वाले संबद्ध अंग हैं। मुख से दांत भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं और लार मंड को सरल शर्करा में बदलने में सहायता करती है। ग्रास नली की दीवारों की लहरदार गति भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय में अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा स्रावित होते हैं।
आमाशय का पाचक रस प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और श्लेष्मा आमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। क्षुद्रांत्र लगभग 6 मीटर लंबी होती है और आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत्र में भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस अम्ल को उदासीन करता है और वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। अग्न्याशी रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करता है। क्षुद्रांत्र के आंत्रांकुर अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। बृहदांत्र अपने भोजन में से जल और कुछ लवणों का अवशोषण करती है। मल मलाशय में एकत्रित होता है और गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। गाय, भैंस और बकरी जैसे जंतु रोमंथी होते हैं। पक्षियों में भोजन को पीसने के लिए पेशणी या गिजाड़ होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। वायु को अंदर लेना अंतः श्वसन और बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। मानव श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासापथ, श्वासन नली, फेफड़े, कूपिकाएं और डायफ्राम सम्मिलित हैं। अंतः श्वसन में पसलियां ऊपर बाहर जाती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है। उच्च श्वसन में पसलियां नीचे अंदर आती हैं और डायफ्राम ऊपर आता है। फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि उच्च श्वसित वायु में लगभग 16 से 17% ऑक्सीजन बचती है। उच्च श्वसित वायु में अंतः श्वसित वायु की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। मछलियां क्लोमों से, केंचुए नम त्वचा से और मेंढक अपनी अवस्था एवं आवास के अनुसार क्लोम, फेफड़े या त्वचा से श्वास लेते हैं। विभिन्न जंतुओं के पाचन और श्वसन के तरीके उनके भोजन तथा आवास के अनुरूप अनुकूलित होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 9 जंतुओं में जैव प्रक्रम के नोट्स और समरी यहाँ समाप्त होते हैं। आई नो बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो, लेकिन सभी कुछ इंक्लूडेड है एक चैप्टर में, जैसे कि पाचन तंत्र, हम सांस कैसे लेते हैं, बाकी और भी जीवों का यहाँ पे डाला गया। तो उसको डिटेल में आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि यही चीज़ आपको 8वीं क्लास में भी पढ़नी है, 9वीं क्लास में भी पढ़नी है, 10वीं में भी पढ़नी है और आगे की क्लासों में भी पढ़नी है। तो अभी से आपका बेस क्लियर होगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी क्लासों में। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।